अब है प्रश्न है कुछ कि आंतरिक ऊर्जा का क्या स्वरूप है। तो अणुओं की स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा, आंतरिक घूर्णन ऊर्जा, कंपनिक ऊर्जा, अणुओं के परस्पर बलों के कारण स्थितिज ऊर्जा, मतलब ये इनका स्वरूप है। इसमें इतनी टाइप की ऊर्जाएं होती हैं। जो आंतरिक ऊर्जा हम जो कहते हैं उसमें क्या क्या ऊर्जा होती है। तो जब अणु अणु मतलब मान लो जो पानी हमने लिया, ठीक है, पानी में बहुत सारे अणु हैं। हम जैसे इसको गर्म कर रहे हैं, यहाँ से आग लगा दिया, ठीक है, तो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। गर्म होने से ये अणु बहुत तेज स्पीड से यहाँ वहाँ फैलेंगे, चलेंगे। तो उसमें कौन कौन सी ऊर्जा होती है, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा होगी, घूर्णन ऊर्जा होगी, घूमने से कंपन करेंगे, यहाँ वहाँ इधर उधर हो जाएंगे तो कंपन की ऊर्जा होती है। तो ये सब इसमें ऊर्जाएं होती हैं। फिर है, बताइए कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी से भरे बीकर को गर्म या ठंडा करने पर पानी बाहर क्यों निकलता है। जब हम गर्म करते तो बाहर क्यों निकलता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है। देखो 4 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ही कम है, ये ठंडी वाला है। तो जब ये इतना कम रहता है तो वो फैल जाता है, जमने लगता है। अतः पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से गर्म या ठंडा करने पर पानी में प्रसार होता है, पानी में फैलाव होता है। अतः इस प्रसार के कारण पानी बाहर निकल जाता है। अब देखो, गर्म करते हैं पानी उबलता है, बाहर निकलता है। ठंडा करते हैं, पानी की बर्फ बनती है, तो भी पानी फैलता है तो बाहर निकलता है। ये इसमें दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रसार होता है। फिर है, बाष्पन और क्वथनांक में क्या अंतर है। तो बाष्पन द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में धीमी गति का परिवर्तन है। धीमे धीमे पानी द्रव से गैस में बदल रहा है, तो ये बाष्पन हो गया। अब यह द्रव के सभी तापों पर होता है। एवं क्वथन पदार्थ की द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में तीव्र गति का परिवर्तन है। जो एकदम से तीव्र गति होती है, ये उसको कहते हैं क्वथन। यह द्रव में एक निश्चित ताप पर होती है, मतलब तीव्र है लेकिन एक निश्चित ताप पर होगी। और बाष्पन किसी भी ताप पर होती रहेगी, सभी तापों पर होगी। तो ये दोनों में अंतर हो गया। फिर है, 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ और 0 डिग्री सेल्सियस के जल में किस में अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दो प्रकार की थी। तो जहां पर स्थिर हो जाए तो किसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में, या 0 डिग्री सेल्सियस के जल में। तो जल के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने में दी गई ऊष्मा 0 डिग्री सेल्सियस पर बने जल के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा बढ़ा देती है। ये हो गया। फिर है, परम शून्य ताप शून्य ऊर्जा का ताप नहीं होता है। इसका मतलब क्या है। तो अणुओं की केवल स्थानांतरीय गति की ऊर्जा ही ताप द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। हम सिर्फ ये बता सकते हैं क्योंकि अणु यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, मतलब स्थानांतरित होते हैं, यहाँ से वहाँ स्थान बदल रहे हैं। तो हम सिर्फ इसी की ऊर्जा को बता सकते हैं। और परम शून्य ताप पर पदार्थ में अणुओं की स्थितिज ऊर्जा जो है, स्थानांतरीय ऊर्जा है, वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि वो बिल्कुल परम शून्य ताप मतलब वो ताप होता है जिस पर जो वस्तु है सबसे ज्यादा जम जाए और हर चीज रुक जाए, वो है परम शून्य ताप। किंतु आणविक ऊर्जा के अन्य रूप शून्य नहीं होते। मतलब जो और भी अन्य रूप है, जैसे घूर्णन ऊर्जा है, अभी हमें नाम पढ़े थे, और है कंपन वाली ऊर्जा है, तो वो शून्य नहीं होती। अतः परम शून्य ताप शून्य ऊर्जा ताप नहीं है। मतलब उसमें ये नहीं कह सकते कि पूरी ऊर्जाएं ही शून्य हो जाएं। उसमें सिर्फ स्थानांतरित ऊर्जा ही शून्य हो रही, मतलब जो अणु है वो यहाँ वहां भाग नहीं रहे हैं, वो स्थिर हो गए हैं क्योंकि वो इतने जम गए हैं। लेकिन और उसके अंदर कौन कौन सी ऊर्जा है ये नहीं बोल सकते। अगला प्रश्न है, क्या यह संभव है कि किसी निकाय को ऊष्मा देने पर भी उसके ताप में वृद्धि ना हो। मतलब कोई हम चीज गर्म करे जा रहे हैं लेकिन वो तापमान उसका बढ़े ही ना, ऐसा है क्या कोई चीज। तो संभव है। निकाय की अवस्था परिवर्तन के समय, मतलब जब अवस्था में परिवर्तन होता है तब, जब बर्फ गलता है या पानी उबलता है, तो इस टाइम पर निकाय ऊष्मा लेते हैं। ठीक है, जब पानी गल रहा है या उबल रहा है तो उसको ऊष्मा चाहिए, किंतु उसका ताप परिवर्तित नहीं होता। उस टाइम पे वो ऊष्मा तो ले रहे हैं लेकिन टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं है, किंतु आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो ये है कि हाँ, परिवर्तन होता है। फिर उसके बाद है ऊष्मा स्थानांतरण। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऊष्मा स्थानांतरण मतलब ऊष्मा का यहाँ से वहां बदलाव, एक से दूसरे स्थान में जाना।
तो ऊष्मा का स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करना ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। कितने प्रकार के रहते हैं? तो सबसे पहली तो विधि होती चालन। ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें पदार्थ का प्रत्येक अणु अपनी ऊष्मा को समीपवर्ती अणु को दे देता है, मतलब बाजू वाले अणु को दे देता है। एक अणु है, इसके पास ऊष्मा है, इसके पास नहीं है, तो ये इसको दे देगा ऊष्मा, ये कहा गया है, इसमें अणु दे देता है। और इस प्रकार ऊष्मा पदार्थ के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। जैसे कि हम ये समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक लोहे की रॉड है, ठीक है, इसको हमने यहाँ से आग ली और इस साइड हमने आग के सिरे के साइड एक सिरा इसका कर दिया। अब धीमे धीमे ये लोहा जो है गर्म होगा, गर्म होगा, गर्म होगा, और अपने आप हमने सिरा तो ये वाला करा था, लेकिन धीमे धीमे गर्म होते होते उसकी हीट जो है वो यहाँ तक गर्म हो जाएगा, बल्कि ये वाला हिस्सा तो दूर है, तो ये क्यों गर्म हो गया? अकेला इसी को होना चाहिए था। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो अणु है एक दूसरे को एनर्जी देते जाते, ऊष्मा देते जाते। अब ये वाले अणु के पास ऊष्मा आ गई तो वो आगे बढ़ाएगा, इसके पास आ गई वो और आगे बढ़ाएगा, इसके पास आ गई वो और आगे बढ़ाएगा। ऐसे ऐसे करते वो पूरी रॉड जो है लोहे की वो गर्म हो जाती है। तो ये एक विधि है चालन वाली। जैसे कि पानी में भी होता है। पानी का तो देखा जाए तो अगर हम मानो गंजी में पानी रख दिया तो सिर्फ नीचे का ही गर्म होना चाहिए, ऊपर तक क्यों गर्म हो जाता है? तो उसमें भी यही होता है, अणु क्या करते हैं अपनी ऊर्जा दूसरे वाले को देते जाते हैं, जिससे वो पूरे बर्तन में जो भी चीज भरी होगी वो गर्म हो जाती है। फिर है परिवर्ती अवस्था और स्थायी अवस्था में अंतर क्या है? तो जब किसी सुचालक छड़, सुचालक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जा सके यहाँ से वहां, ऐसी वाली छड़ के एक सिरे को गर्म करते हैं तो उस छड़ के प्रत्येक परिच्छेद का ताप गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर बढ़ने लगता है। जो भी हमने रॉड बताई उसमें क्या हो रहा है, गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर तापमान बढ़ता जा रहा है। तो ताप की इस अवस्था को परिवर्ती अवस्था कहते हैं। लेकिन स्थायी अवस्था क्या है? तो जब किसी सुचालक छड़ को गर्म करते हैं तो उस छड़ के प्रत्येक परिच्छेद का ताप बढ़ने लगता है, किंतु एक ऐसी स्थिति आती है कि ताप बढ़ना बंद हो जाता है, लेकिन परिच्छेदों का ताप भिन्न भिन्न होता है। इस तापीय अवस्था को स्थायी अवस्था कहते हैं। मतलब यह है कि ताप बढ़ तो रहा है, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब वो नहीं बढ़ेगा, वो इसके आगे कुछ नहीं बढ़ेगा, या फिर ऐसा बढ़ेगा कि अलग अलग टेम्परेचर रहेगा, यहाँ अलग है, यहाँ अलग, यहाँ अलग, तो वो स्थायी अवस्था कहलाता है। फिर इस स्थिति में छड़ का प्रत्येक परिच्छेद ऊष्मा का अवशोषण करता है, मतलब पूरी पूरी ऊष्मा लेगा, लेकिन ये ऊष्मा का अवशोषण नहीं करेगा। अवशोषण मतलब ग्रहण करना। फिर है तीसरा कि इस स्थिति में सुचालक छड़ से ऊष्मा जो है प्रवाह की दर छड़ के पदार्थ की ऊष्मा चालकता तथा उसकी ऊष्माधारिता पर निर्भर करती है। ऊष्माधारिता भी हमने देखा था, तो उसकी ऊष्माधारिता कितनी है ये उस छड़ जो होगी उस पर निर्भर करती है। इस स्थिति में सुचालक छड़, जो हमारी छड़ है उसमें ऊष्मा प्रवाह की दर छड़ के पदार्थ की ऊष्मा चालकता पर निर्भर नहीं करती। मतलब ये उसको ये मतलब नहीं है कि छड़ किस चीज से बनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, लेकिन उसकी छड़ के प्रकार पर कि छड़ का है क्या, छड़ किस चीज से बनी है, उसका पदार्थ क्या है, ये उस पर निर्भर करती है। तो ये हो गए परिवर्ती और स्थायी अवस्था में अंतर। फिर है ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होता है? तो ताप की स्थायी अवस्था में किसी सुचालक छड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की मात्रा Q हो तो पहला, छड़ के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होती है, ये आ गया, ठीक है, मतलब उसके एरिया के, उसके क्षेत्रफल के। दूसरा, छड़ के सिरों पर ताप के समांतर, मतलब तापमान को अगर घटा दूं तो उन दोनों तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। और किस किस के समानुपाती होगी? तो छड़ के सिरों के को गर्म करने में लगे समय T के अनुक्रमानुपाती होती है, कितना समय लग रहा है, और मतलब समय बढ़ेगा तो ये हीट भी बढ़ेगी। और किसके? छड़ के दोनों सिरों के बीच की जो दूरी है, ये छड़ है, इसकी दूरी अगर मान लो L है तो उसके अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब हम जितनी लंबाई बढ़ाएंगे उसकी ऊष्माधारिता वो जो है वो उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। अनुक्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है, यहाँ समय बढ़ाने से ये Q भी बढ़ रहा था, यहाँ ये L बढ़ाने से ये Q कम होगा, L बढ़ाएंगे तो Q कम हो जाएगा। अब इन चारों को हम मिला के लिख देते हैं।
तो ए के समानुपाती था, T1 माइनस T2 के समानुपाती था, T के समानुपाती था और L के अनुक्रमानुपाती था। अब ये जो है समानुपाती, ये हटाएंगे तो हम इसकी जगह लिखेंगे K, और K है अनुपातिक नियतांक, जिसको हम कहते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक। अब मान लेते हैं कि एरिया जो है, हमने क्षेत्रफल जो है 1 ले लिया, टेम्परेचर में दोनों में डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस है, लंबाई भी 1 है मतलब 1 मीटर है, और समय भी 1 सेकेंड है। तब क्या होगा, जब सब कुछ 1 1 1 1 है तो हमारा सीधा दिख रहा है Q बराबर कितना हो जाएगा, K। अतः किसी पदार्थ की ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है जो स्थायी अवस्था में उस पदार्थ की एकांक लंबाई, ये वाली, एवं एकांक अनुपरिच्छेद मतलब A बराबर 1 वाली छड़ से एकांक समय में मतलब T बराबर 1 समय में चालन द्वारा प्रवाहित होती है, जबकि छड़ के आमने सामने के फलकों का तापांतर मतलब T1 माइनस T2 जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस है। तब ऊष्मा चालकता गुणांक हमारे पास ये होगा। अब यहाँ से K की वैल्यू निकाल लो, K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K को यहीं रहने दो, L को साइड भेजो तो QL हो गया, इसको नीचे भेजो तो A T1 माइनस T2 इंटू T हो गया। अब इसका मात्रक निकालते हैं तो Q का कितना होता है जूल, L क्या दूरी, दूरी का होता है मीटर, तो जूल इंटू मीटर बटे में कितना है A भी होता है मीटर, तो ये मीटर, ये T1 माइनस T2 कितना हो जाएगा, और हाँ A होगा मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। T1 माइनस T2 ये दोनों हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर का होता है केल्विन, और T मतलब समय, समय का होता है सेकेंड। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, जूल इंटू मीटर बटे में यहाँ मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन इंटू सेकेंड। तो अब क्या होगा, ये देखो ये मीटर जो है ऊपर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा और 1 मीटर ऊपर जाएगा तो वो मीटर -1 हो जाएगा, ये केल्विन ऊपर जाएगा तो केल्विन -1 हो जाएगा, सेकेंड भी ऊपर जाएगा तो सेकेंड -1 हो जाएगा। अब इसी को CGS में कन्वर्ट कर दो, मतलब जहाँ मीटर है वहाँ सेंटीमीटर कर दो, और बाकी तो सब सेम है, तो जूल इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ये इसका मात्रक आ गया। फिर इसके अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं, मतलब हम इसको कहाँ कहाँ उपयोग में ला सकते हैं। तो फर्स्ट है, बर्फ की झिल्ली को बुरादे के अंदर रखते हैं, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। बुरादा क्या करता है, बुरादा जो है वो ऊष्मा का कुचालक है। जो हम लोगों ने देखा है वो ठंडी में बर्फ के गोले खाए हैं जो, तो बर्फ के गोले में क्या करते हैं, बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा ले लेते हैं, और उसको जो लकड़ी का बुरादा है, लकड़ी को जो हम घिसते हैं तो उससे क्या निकलता है, लकड़ी का बुरादा, ठीक है, बारीक बारीक, उसको इस पे ढक देते हैं, चारों तरफ इसमें डाल देते हैं, जिससे क्या रहता है, ये जो बर्फ है वो जल्दी जल्दी नहीं पिघलती है, धीमे धीमे पिघलेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो बुरादा है वो ऊष्मा का कुचालक है, उसमें से ऊष्मा निकल नहीं पाती, और बर्फ की झिल्ली को मतलब ये जो है, इसको बुरादे के अंदर रखने पर बाहर की जो ऊष्मा है वो बर्फ तक नहीं आ पाती है, अतः बर्फ की झिल्ली बहुत ही ज़्यादा समय के लिए वैसी बनी रहती है, वो पिघलती नहीं है। यहाँ इसका बर्फ का टुकड़ा भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर है, ठंड वाली ऋतु में लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, हम स्वेटर पहनते हैं, ऐसा क्यों, तो ऊन के रेशों के बीच वायु भरी रहती है। अब जो हम स्वेटर पहनते हैं वो ऐसा तो है नहीं पूरी बिल्कुल सीधी है, उसमें जब हम उसको बिल्कुल ध्यान से देखना तो ऐसे ऐसे उसमें धागे रहते हैं, धागे से बनी रहेगी, ऊन से बनी रहेगी, और बीच बीच में छेद से रहेंगे, थोड़ी थोड़ी जगह तो रहेगी। तो उस जगह में क्या होता है, उस जगह में हवा भर जाती है, जो कि, और हवा कैसी है, हवा ऊष्मा की कुचालक है। तो इससे क्या होगा कि वो ऊष्मा को ना तो जाने देगी ना तो आने देगी, तो जो हमारी शरीर की जो हीट है वो वहीं पर रहेगी, और बाहर से कोई ठंडी हवा आ भी नहीं पाएगी, इसलिए हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। फिर ठंड वाले देशों में खिड़कियां दोहरे कांच की बनी होती हैं। दोहरा कांच मतलब क्या होगा, ऐसा क्यों होता है, दो दो कांच क्यों लगाते हैं, तो दोहरे कांच के बीच में वायु भरी रहती है, मतलब दो कांच, दोहरा कांच मतलब एक कांच लगा है, फिर वहां उसी के बाजू में दूसरा कांच भी लगा है, तो ऐसा क्यों कर देते हैं, तो क्योंकि देखो बीच में इसमें फिर से बीच में हवा भर जाती है, अगर दूर दूर ऐसे दोहरे कांच लगे रहेंगे तो, जो कि ऊष्मा का कुचालक है, वायु ऊष्मा की कुचालक है, तब कमरे के अंदर जो है ऊष्मा बाहर से नहीं आ पाई, जैसे कपड़े में हो रहा है, बाहर की हीट अंदर नहीं आ पा रही, अंदर की बाहर नहीं जा पा रही, ऐसे इसमें भी है, कमरे से बाहर नहीं जा पाएगी और कमरे के अंदर भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि वायु उसको रोक देगी। फिर है, हिम बर्फ की तुलना में
अधिक ऊष्मारोधी है। हिम मतलब बर्फ जो जो गिरती है बर्फ, वो अलग टाइप वाली बर्फ, वो उसकी बात करी गई है, ये फ्रिज वाली बर्फ है। तो हिम जो है वो बर्फ की तुलना में अधिक छिद्र होते हैं, जो उसमें क्या होता है, छिद्रों में इसमें हवा भर जाती है, अतः हिम बर्फ की तुलना में अधिक ऊष्मारोधी। हिम बर्फ कह सकते हैं, जो हिमालय पे जो बर्फ रहती है, गिरती है, देखिए वो वाली बर्फ, वो वैसी नहीं रहती जैसी हम फ्रिज में जमाते हैं, वो अलग रहती है, बिखरी बिखरी वाइट वाइट कलर की, स्नो कहते हैं जिसको। तो इसमें होता क्या है कि इसमें बहुत दूर दूर बिखरी रहती है, तो बीच में हवा रहती है, हवा रहती है जिससे ये फिर से वो ऊष्मा की क्या होती है, हवा को चालक होती है, तो वो ऊष्मा को ना तो जाने देगी ना तो आने देगी, तो इसको पिघलने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो हमारे घर की बर्फ रहती है वो फटाक से पिघल जाती है। और क्या है, तो है गर्मियों में कुओं का पानी ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो मिट्टी क्या करती है, मिट्टी भी ऊष्मा की को चालक है, अतः गर्मियों में बाहर की ऊष्मा अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, जिससे कि कुओं का जो पानी है वो ठंडा रहता है, और सर्दियों में अंदर की जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं निकल पाती, जिससे कुओं का पानी गर्म रहता है। ये हो गया, ये तो हो गया हम चालन का। ठीक है, अभी हम चालन का ही बारे में पढ़ रहे थे जब से। अब सेकंड आता है संवहन, दूसरी वाली। चालन में क्या था, ऊर्जा, जो अणु थे वो एक दूसरे को आगे आगे पहुंचाते जा रहे थे, स्थानांतरित हो रही थी। संवहन में क्या होता है, संवहन ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें तरल के कारण ऊष्मा स्रोत ग्रहण कर तरल के ठंडे भाग की ओर चला जाता है। अब ये कितनी प्रकार की होती है, तो ये दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक संवहन, एक होती है प्रणोदित संवहन। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब जो तरल है उसके कारण ऊष्मा यहाँ से वहां जा रही है, उसमें अणु के कारण जा रही थी, इसमें तरल के कारण जा रही है। तीसरी है विकिरण, तो किसी वस्तु द्वारा अपने ताप के कारण विकिरण के रूप में उत्सर्जित ऊष्मा को ऊष्मीय विकिरण कहते हैं। ठीक है, तो ये विकिरण वाली हो गई। अब विकिरण के गुण क्या क्या होते हैं, तो यह प्रकाश की चाल से सरल रेखा में गमन करती है। विकिरण से कह सकते हैं जैसे कि लाइट है, ठीक है, अब कोई लाइट जल विकिरण को तुम लोग ये हीटर हीटर देखे हैं, हीटर में क्या होता है, ऐसी ऐसी कॉइल लगी रहती है, जैसे हम हीटर को चालू करते हैं तो ये गर्म होने लगती है, हम इसके आगे अपने हाथ कर लेते तो हाथ क्या हो जाते हैं, हाथ गर्म हो जाते हैं, तो ये क्या कर रही है, विकिरण निकाल रही है यहाँ से। तो विकिरण से क्या हो रहा है, विकिरण वो हमारे तक हीट जो है पहुंच रही है, स्थानांतरण हो रहा है, तो विकिरण में आएगा वो। तो यह प्रकाश की चाल से सरल रेखा में गमन करती है। और प्रकाश के उसमें भी कह सकते हैं, जैसे कि सूरज से जो प्रकाश आ रहा है, अगर हम बाहर धूप में बैठ जाते हैं तो क्या होता है, हमें गर्मी लगने लगती है, मतलब उसका जो एनर्जी है, जो हीट है वो हम तक पहुंच रही है। वो कैसे पहुंच रही है, वो विकिरण से पहुंच रही है। दूसरा, विकिरण के संचारण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसको कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। तीसरा, यह प्रकाश की भांति विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। चौथा, विकिरण परावर्तन और अपवर्तन के नियम प्रदर्शित करती है, हम देखा प्रकाश करता है सूर्य वाला। इसमें प्रकाश की भांति व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण सब होता है इसमें, क्योंकि वो प्रकाश है तो व्यतिकरण भी होगा, उसमें परावर्तन के नियम भी लगेंगे, उसकी वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, क्योंकि वो खुद है तरंगे विद्युत चुंबकीय। और संचरण की आवश्यकता, मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो स्पेस में कोई माध्यम नहीं, लेकिन वो वहां से चल के आ रही है, मतलब उसको कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, और वो एक सरल रेखा में गमन करती है। अब संवहन के अनुप्रयोग देखते हैं, संवहन का कहाँ कहाँ है। तो कमरों का संवहन, कमरों में रोशनीदार और खिड़कियां लगाई जाती हैं। तो कमरों की दूषित और गर्म वायु का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है, अतः यह वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और रोशनदार, मतलब खिड़की से बाहर निकल जाती है। उसके स्थान की पूर्ति के लिए दरवाजे और खिड़कियों से शुद्ध वायु कमरे के अंदर प्रवेश करती है। अब होता क्या है, ये हमारा घर है, ठीक है, यहाँ पर खिड़की लगी है। अब यहाँ क्या हुआ कि पहले से एक वायु है, ठीक है, हम घर को बंद रखे हैं, तो उसमें जो हवा पहले से भरी है वो क्या होती है, भारी हो जाती है, और भारी होकर ऊपर की ओर आती है, खिड़की तक आ जाती है। अब ये खिड़की से धीमे धीमे बाहर निकल जाती है, और जैसे ही हम गेट खोलते हैं, तो गेट क्या है, खिड़की से नीचे है थोड़ा, तो उस गेट में से जो हवा आएगी नई वाली फ्रेश वाली, वो पूरे कमरे में भर जाएगी, और जो गंदी रहेगी वो बाहर को निकल जाएगी।
खिड़की में से। फिर दूसरा, कोयले की खानों में शुद्ध वायु पहुंचाना। तो कोयले की खान देखा जाए तो वो कितनी गहरी गहरी रहती है, अब वहां तक वायु कैसे पहुंचेगी, तो उसका काम भी संवहन द्वारा होता है। संवहन में कैसे, तो कोयले की खानों में शुद्ध वायु पहुंचाने के लिए उसमें 2 सिरे पर बड़े बड़े छेद कर दिए जाते हैं। प्रत्येक छेद में एक एक चिमनी लगा दी जाती है और ये चिमनी के नीचे आग लगा दी जाती है। अब वायु गर्म होकर इस चिमनी से बाहर निकल जाती है, उसके स्थान की पूर्ति करने के लिए दूसरी चिमनी से शुद्ध वायु आने लगती है, मतलब उधर से शुद्ध वायु को खींच लेता है। अब शुद्ध वायु इसमें हो क्या रहा, देखो 2 चिमनी लगी है, ठीक है। यहाँ ये बहुत भयानक खदान है, बहुत बड़ी खदान है। अब यहाँ पर इस वाली चिमनी के नीचे यहाँ हमने आग लगा दी। तो आग लगाने से क्या होगा कि ये जो वायु है यहाँ खिंचेगी और जो धुआं निकलेगा तो उसके साथ वो वायु भी निकल जाएगी जो इसके अंदर है, खदान के अंदर। और जो दूसरी यहाँ से जो फ्रेश वायु, क्योंकि अब ये वायु यहाँ जा रही है तो दूसरी वाली यहाँ से अंदर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है जो खदान है उसमें वायु का फ्लो बना रहेगा, शुद्ध वायु आती रहेगी और जो खदान में जो इंसान वहाँ काम कर रहे हैं उनको वायु मिलती रहेगी। फिर है विद्युत बल्बों में, और कहाँ कहाँ, विद्युत बल्बों में निष्क्रिय गैसों का भरा जाना। तो विद्युत बल्बों में निर्वात के स्थान पर निष्क्रिय गैस, जो हमारे बल्ब होते हैं उसके अंदर गैस भरी रहती है, ये नहीं है कि उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, तो उसमें गैस भरी रहती है। कौन कौन सी, आर्गन, आर्गन भर देते हैं। यदि बल्ब में निर्वात है तो तंतु के जलने से उत्पन्न ऊष्मा तंतु के ताप को इतना बढ़ा सकती है कि क्या क्या होगा कि निष्क्रिय गैस तंतु के साथ रासायनिक क्रिया नहीं करेगी। अब जो निष्क्रिय गैस अगर हम भर रहे हैं तो वो जो तंतु है, मतलब जो बल्ब में देखना इधर पर ऐसा वायर टाइप का लगा रहेगा ये, तो वो रासायनिक क्रिया नहीं कर सकती, इसलिए हम इसमें गैस भर देते हैं। दूसरा, तंतु के जलने से उत्पन्न ऊष्मा के कारण बल्ब के अंदर भरी निष्क्रिय गैस में संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो इसलिए भी संवहन धाराएं भी उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए हम कौन सी गैस भरते हैं, तो इसमें हम आर्गन में गैस भरते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो और जो बल्ब है वो जलता रहे। अब यहाँ पर है अंतर, ये बहुत आईएमपी है, चालन, संवहन और विकिरण में अंतर क्या क्या है। तो चालन, इस विधि में ताप की दिशा में प्रत्येक अणु समीपवर्ती अणु की ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। संवहन में क्या होगा, तो इस विधि में कण ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेकर ठंडे भाग की ओर चला जाता है। विकिरण में क्या होगा, इस विधि में ऊष्मा स्रोत से माध्यम को बिना प्रभावित किए आगे बढ़ती है। मतलब ये तो पूरी डेफिनेशन हो गई तीनों की। फिर इसमें और क्या क्या होता है चालन में, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, संवहन में ही माध्यम की आवश्यकता होती है लेकिन विकिरण में नहीं होती। फिर चालन में इस विधि में माध्यम गर्म हो जाता है, संवहन में इस विधि में माध्यम गर्म हो जाता है और विकिरण में इस विधि में माध्यम अप्रभावित रहता है, मतलब जिसमें से माध्यम में से आ रही है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर चौथा है चालन में, इस विधि द्वारा धातुएं और ठोस पदार्थ गर्म होते हैं और संवहन में इस विधि द्वारा द्रव और गैसें गर्म हो जाती हैं। इसमें धातु हो रहे थे और ठोस हो रहे थे, इसमें द्रव और गैस हो रही है। और विकिरण में इस विधि द्वारा जो पदार्थ ऊष्मा को रोकते हैं वो गर्म हो जाते हैं, मतलब कोई पदार्थ गर्म हो जाएगा। फिर पांचवा है चालन में, इस विधि में ऊष्मा स्थानांतरण गति धीमी धीमी रहेगी, ठीक है। संवहन में इस विधि में कैसी रहेगी, इसमें भी धीमी रहेगी। लेकिन विकिरण में क्या रहेगा, क्योंकि वो खुद इतनी तेज स्पीड से आ रहा है, तो इस विधि में ऊष्मा प्रकाश की गति, ऊष्मा मतलब जो प्रकाश की गति है वो सबसे तेज गति है, अब उससे तेज तो गति कोई सी नहीं है, तो ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा स्पीड में स्थानांतरण हो रहा है।